हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, मतलब कि इससे पहले जो हम लोग जितने भी वीडियोस में पढ़े इस सीरीज में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, करंट और पोटेंशियल के बारे में, वो सारे बेसिक टॉपिक्स को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह क्या है, वीवीआई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। ये जो ओम्स लॉ है, ये मतलब स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स मेंशन है सिलेबस में, तो उसमें से ओम्स लॉ से क्वेश्चंस रहता ही रहता है। मोस्टली जो क्वेश्चंस इससे रहते हैं वो या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर इसके डेफिनेशन, मतलब ये क्या ओम्स बताया था, ओम्स लॉ क्या है, या फिर अगर ये नहीं दिया तो फिर इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम लोग सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, इसके मैथमेटिकल समझेंगे, इसका क्या, ये जो इसका क्या लैंग्वेज है, कि क्या ओम्स बताया था, साथ ही साथ ग्राफिकल भी समझेंगे, और इस पर कैसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। तो इससे पहले भी इलेक्ट्रिसिटी पे जो बेसिक वीडियो है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाकर पहले उसे चेकआउट कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यहाँ आई बटन पर भी आपको दिख रहे होंगे, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ ही साथ। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ पे। ठीक है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट था। ठीक है, साइमन ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम्स पूरा नाम था। एक जर्मन साइंटिस्ट था, और वो क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। ओम्स क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, इस एक जो है एक वोल्टेज का सोर्स लगाया, हम लोग सेल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेल लगाया, ठीक है, साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस लगाया है, एक एमीटर लगा हुआ है, और ये स्विच है। ठीक, एक सर्किट तैयार किया, एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट समझ रहे, जैसे एक ऐसा पाथ जहां से करंट फ्लो होता है। तो ये जो ये जो वोल्टेज का सोर्स लगाया सेल, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं वोल्टेज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसी में सारे इंस्ट्रूमेंट का पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। जैसे देखिए, एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। तो जब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यह बताता है कि स्विच ऑन है। ठीक है, आप लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें एक टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और उसके साथ साथ डायग्राम के बारे में। तो आप लोग डायग्राम को देख लेंगे, बुक से समझ लेंगे। ये जो डायग्राम है, ये जो है ये सिंबल, ये रेजिस्टेंस का है, यह ये जो कैपिटल लिखा हुआ है अमीटर है फॉर डिटेक्टिंग करंट, एंड ये वोल्ट मीटर है फॉर डिटेक्टिंग वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये आपका स्विच है, यहाँ से आपका सेल है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर, यहाँ तक कॉन्सेप्ट है। तो जब ओम्स क्या किया कि एक सर्किट तैयार किया जिसमें एक सेल लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, वोल्ट मीटर और एक स्विच लगाया। तो वह क्या किया, पहले जो इतना करके करंट को ऐसे फ्लो, ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से और के करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो जब जब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इसीलिए जो करंट का फ्लो हो जाता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ऑलवेज बोथ आर अपोजिट इन नेचर, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से जब अब ओम्स क्या किया कि रीडिंग को अपना नोट करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहले बार में क्या किया कि कोई वोल्टेज के सोर्स को एक वोल्टेज को समझ एक सेल को, ठीक है, और फिर क्या किया कि वोल्टेज को रीडिंग को नोट किया। ठीक है, और साथ ही साथ जो करंट को डिटेक्ट कर रहा था उसको भी नोट किया रीडिंग को। देखिए यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है रेजिस्टेंस के पैरेलल में, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है, दैट विल डिटेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, इस सोर्स का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिटेक्ट करेगा, तो उसको यहाँ पर लिखा। और ये मीटर से क्या किया, करंट को डिटेक्ट करके करंट के मैग्नीट्यूड को यहाँ लिखा। फिर सेकेंड में क्या किया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने के लिए एक और सेल को कनेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, एक और सेल को कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यानी कि ओम्स क्या किया कि वोल्टेज को बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर डिटेक्ट जो किया, फिर देखा कि करंट भी क्या हुआ, बढ़ गया। करंट का भी जो मैग्नीट्यूड था, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से करंट का भी जो मैग्नीट्यूड था वह भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, जैसे ये 2 वोल्ट था तो आपका ये मिल रहा था
4 एम्पियर, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। जैसे ये 4 वोल्ट हुआ, ठीक है, जैसे ये 4 वोल्ट हुआ मतलब एक और हम लोग सेल लगा दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग बैटरी बोलेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो जब ये 4 वोल्ट हुआ तो ये आपका क्या हुआ, 8 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंड, अब थर्ड में क्या किया, एक और सेल लगा दिया, ठीक है। अब ओम्स क्या किया, एक और सेल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग तीसरा में, थर्ड में ले सकते हैं, ये आपका 6 वोल्ट हो गया, तो जो करंट हो गया अब वो 12 एम्पियर करंट हो गया, ठीक है। तो इससे ओम्स क्या समझ में आया, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जिस जिस रेशियो में, ठीक है ना, जिस रेशियो में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि करंट भी वहां उस सर्किट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इस साथ ही साथ एक प्रोपोर्शनल में इंक्रीज हो रहा है। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या कि सेम रेशियो में, देखिए अगर यहां पर आप लोग वोल्टेज और करंट का जो रेशियो निकालेंगे V बाई आई, यहां जो निकालेंगे V बाई आई और यहां जो V बाई आई निकालेंगे, सब जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मतलब क्या कि करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है माइंड में ओम्स का, ठीक है। तभी यहीं से जो बार बार जो सेल कनेक्ट कर रहा था और सेल कनेक्ट करने के कारण क्या हो रहा था, वो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा था, मतलब डिफरेंस बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ रहा था तो साथ ही साथ उसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ने लगा, ठीक है। और वो जो बढ़ रहा था वो सेम रेशियो में बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन ओम्स क्या किया था, इसमें अपना एक एक्सेप्शन केस डाला था, एक कंडीशन डाला था। ओम्स क्या किया था कि ये जो काम, ये जो सारा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वहां सेटअप के पास क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चला था। बिकॉज टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके बारे में अभी तक हम लोग चर्चा नहीं किए हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रेजिस्टेंस पर ही होगा, जहां पर उसके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लिए कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सो क्या किया ओम्स, ओम्स जो है इस पूरे सिस्टम पे जो सेटअप है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहा था, ठीक है। मतलब ये कि ये जितना भी काम किया उस टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर यहां पर मेंशन नहीं होगा। मतलब कि ओम्स जो था वह एक कंडीशन रखा था अपने लॉ में कि टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखता हूं, और उसके बाद जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहा हूं तो साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज जो हो रहा है वो एक सेम रेशियो में हो रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम रेशियो निकाले तो क्या होगा, 1:2, यहां भी 1:2, यहां भी 1:2। इट मींस जो जो करंट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये ओम्स के जो लॉ था, ओम्स जो बताया था अपने लॉ में, यही दो चीजों के बारे में वर्णन किया था। कि पहला क्या कि हम जो सेटअप है उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख रहे हैं, और जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, दो पॉइंट के बीच की जो पोटेंशियल है डिफरेंस को हम लोग जब बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ जा रहा है। यही ओम्स लॉ था। बस इसी को आपको क्या करना है, लैंग्वेज में लिख देना है, बस खत्म, ओम्स लॉ क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट जो समझ रहे हैं उसको बस लिखने आना चाहिए, मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए ओम्स क्या बोला, ओम्स क्या बोला, ओम्स लॉ क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहले ही हम क्या किए, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है यहां पर मेंशन कर दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस at constant temperature this potential difference across the conductor, ठीक है ना, across the conductor, across the end of conductor, across the end of conductor is directly proportional is directly proportional to the electric current following
थ्रू कंडक्टर। ठीक है, ओम्स लॉ बस इतना ही बोला था। ओम्स जो था वो इतना ही बोला था और उसी को अपने एक लॉ का नाम दिया था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या किया था, कांस्टेंट किया था। इस पॉइंट को भी नोट रखिएगा, याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जो ओम्स लॉ में है जो एक क्या कंडीशन रखा गया था, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था। उसके बाद जो था जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, जो कंडक्टर था उसके दो एंड के जब बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टू दी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। जो उस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उन दोनों पूरे के पूरे कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही क्या है आपका लैंग्वेज है ओम्स लॉ को। अगर आता है कि स्टेट्स ओम्स लॉ तो आपको इतना क्लियर लिखना है, ठीक है। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, उस पर आते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आप साथ इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट आपके फोन में ही रह जाएंगे। नोट करेंगे कॉपी में ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर। अब इसको अगर हम लोग को मैथमेटिकली समझना हो तो क्या करेंगे, देखिए बस कुछ नहीं है, जो लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैसे होता है, मैं क्या बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यही बात है, यही ओम्स लॉ है। ठीक है, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये बोला था। ठीक है, अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको इक्वल टू में चेंज करने के लिए किसी ना किसी कांस्टेंट का क्या है सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हम लोग को इक्वल टू में चेंज करना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग किसी कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज कर सकते हैं। यानी कि V को अगर हम लोग इक्वल टू में चेंज करना हो तो क्या होता है, एक कांस्टेंट का एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है और यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या होता है, R होता है। क्या होता है, R। अब ये R क्या होता है इस पर बात करेंगे अभी। तो ठीक है, ये जो R है तो अब V इक्वल टू हम लिख सकते हैं IR। ठीक है, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR, वेयर जहां I जो है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, जहां I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और R जो है और वो क्या है आपका, रेजिस्टेंस है। R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये R क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, जो मैं बात किया था अभी जब मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा था, जो रेशियो में बताना चाह रहा था आप लोग को, जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो रेशियो आ रहा था वो जो आपका कांस्टेंट आ रहा था, सब में आ रहा था ना 2:2, वही कांस्टेंट जो वैल्यू है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरह से डिफाइन करेंगे। पहला क्या, रेजिस्टेंस का जो मेन जो डिफिनेशन है, इट इज द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, व्हिच बिहेव लाइक अ व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना, मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ही ये प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, अब वो कैसे रोकता है, तो ये जो कंडक्टर इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ना कोई न्यूक्लियस होगा और उसमें जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद होता है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकता है। ठीक है, और लेकिन हम लोग उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डालते हैं जिसके कारण वो मूव करने लगता है फोर्स के कारण। लेकिन वो जो मूव करने से रोक रहा है वह कौन सा प्रॉपर्टी मूव करने से रोक रहा है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मूव करने से रोक रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। क्लियर, इतना ही अभी समझिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, इसका क्या कॉम्बिनेशन होती है, लेकिन अभी बस इतना समझिए कि जो ओम्स लॉ होता है वो V इक्वल टू IR मैथमेटिकली डिराइव होता है। ठीक है, आप यहां से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V बाई R। हो सकता है, पॉसिबल है ना।
इस आर को इधर कर दीजिए तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर के डिवाइड में। एक और फॉर्मूला आ सकता है आर इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था जब अभी स्टार्टिंग में, जो वी बाई आई का जो रेशियो आ रहा था वो आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। और रेजिस्टेंस ऑलवेज द सेम इन द दैट सर्किट, जिस दैट सर्किट में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस सर्किट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, तो जो करंट बढ़ेगा तो दोनों का जो रेशियो देगा वो आपको रेजिस्टेंस देगा। इसका हम दूसरा डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक तरह का रेशियो है, जो क्या किसका रेशियो है, उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, दोनों का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके समझे हैं, इसके बारे में और बहुत सारी चीजें हैं जो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ को मैथमेटिकली ऐसे दर्शाते हैं। क्लियर, यहां तक ठीक है। अब जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं तीनों के बेस पे आते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो ये दोनों तो याद हो ही जाएंगे, क्योंकि इसी को हम लोग इधर उधर एक्सचेंज करके ये दोनों फॉर्मूला तैयार किए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, करंट दे देगा, रेजिस्टेंस पूछेगा, करंट दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। तो आप लोग अप्लाइंग ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ को यूज करके आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो ये तो मैथमेटिकली देख लिए, लैंग्वेज भी देख लिए। अब हम लोग थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं तो क्या होता है कि आप स्टेट्स ओम्स लॉ रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली, क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। तो ये दो पोर्शन देख लिए। थर्ड हम लोग लास्ट देखने जा रहे हैं कि हम लोग ग्राफिकली इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को एज ए कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि जब भी आपका ग्राफ बनाने के लिए आए, और ग्राफ अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनाना हो, ठीक है, ग्राफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनाना हो किसी का भी बीच में, ठीक है ना, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनाना हो तो ग्राफ जो है हमेशा जो क्या होगा, ओरिजिन से निकलता है और ये स्ट्रेट लाइन देता है। क्लियर, जब भी आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बनाना हो, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ जो होता है वो नीचे से ऐसे रहता है, ठीक है। क्लियर, तो अगर दो बीच कोई भी, जैसे अभी हम लोग बात किए थे P इक्वल टू आई आर था ना ओम्स लॉ, तो R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है, ठीक है। R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, यानी कि I जो है, करंट जो है वो रेजिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस और करंट के बीच में हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन भी जो है ग्राफिकल, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग नए दूसरे स्लाइड में देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रहेगा तो आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ओम्स लॉ कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ओम्स लॉ का जो अगर ग्राफिकली बात करें, ठीक है, अगर हम लोग ग्राफिकली बात करें तो कैसे होगा, अगर हम लोग इधर करंट को रखते हैं, इधर क्या रखते हैं, करंट को रखते हैं, ठीक है, इधर क्या है, करंट है, मतलब इसको आई से डिनोट करते हैं, इधर आपको क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको V है, कैपिटल V। तो जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है वो, पहला बात तो ये कि ओम्स लॉ में दोनों एक दूसरे का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या देता है, ये रेजिस्टेंस देता है ओम्स लॉ में। तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए ग्राफिकल में कि इन ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, इन ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, या फिर आप एक और भी लिख सकते हैं, हाँ ये भी ठीक है, स्ट्रेट लाइन गिव्स, स्ट्रेट लाइन गिव्स रेजिस्टेंस, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन गिव्स रेजिस्टेंस। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन दे रहा है ये किसका वैल्यू दे रहा है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रहा है। मतलब क्या कि मान लीजिए आपको यहाँ और यहाँ का वैल्यू निकालना हो तो ये आपका हमेशा क्या है,
एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, मतलब कि इसका और इसका रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी किया था ना एक्सपेरिमेंट, एक v और i को कर रहा था, तो ये 2 था, ये 4 था, ये आपका 4 हुआ था, ये 8 था, यानी कि इसका जो रेशियो है वो कितना है 1/2 है। इसका रेशियो क्या है 1/2, एंड दैट रेशियो इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इज द रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, एंड द स्ट्रेट लाइन ऑफ अ ग्राफ v वर्सेस i। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, vi ग्राफ बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, vi ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, vi ग्राफ। तो जो vi ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन होता है वह रेजिस्टेंस देता है। इसको भी आप लोग को, इस चीज को भी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, द स्ट्रेट लाइन ऑफ vi ग्राफ गिव्स व्हाट, रेजिस्टेंस। ठीक है, या तो बस ओम्स लॉ में जो हमारा कॉन्सेप्ट था इतना ही था। तो मैं एक और छोटा सा बात करना चाहूंगा, जो आपके बार बार हम क्वेश्चन रिपीटेड के बारे में देखे हुए हैं। ठीक है, ओम्स लॉ से देखिए, अभी हम लोग ओम्स लॉ से क्या देखें कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। देखे तो यहां से क्या हुआ, v इक्वल टू आई आर हुआ। ठीक, और यहां से क्या हुआ, r इक्वल टू v बाई आई भी हुआ, और एक ये भी हुआ। ठीक, तो यहां से जो हम लोग कर सकते हैं, यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं ना, कि अगर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जाए, मतलब वोल्टेज हम लोग इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बात हम लोग बस किसको कर रहे हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखे। तो अभी मैं क्या बोला था कि जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल टू में चेंज करते हैं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू को देना पड़ता है। ठीक, तो अब इक्वल चीज को, इक्वल टू को हम लोग कांस्टेंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चेंज करना है, तो उस कांस्टेंट को हटा देते हैं। ठीक, इससे इक्वल टू में चेंज करने के लिए किसी कांस्टेंट वैल्यू को देना पड़ता है। अब हम लोग इक्वल टू को ही हटाना है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू हटा देते हैं, हम v को कांस्टेंट मान लेते हैं। एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज चेंज नहीं हो रही है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 हो गया यहाँ पर, ये i। मतलब क्या कि रेजिस्टेंस जो होता है वह करंट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन द करंट इफ रेजिस्टेंस बिकम्स डबल। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चंस क्या है कि रेजिस्टेंस को क्या किया, डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, दोगुना कर दिया। रेजिस्टेंस अगर दोगुना बढ़ा दिया गया और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा गया है, तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो करंट जो है वह क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, जब इसको डबल कर दिए। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये बढ़ता है तो ये आपका घटेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर ये दोगुना बढ़ता है तो ये 1/4 में डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी घटता है, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा तभी करंट बढ़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ हमारा ये भी कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अलग से नहीं बताया जाएगा, ओम्स लॉ से ही ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। लेकिन कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, अगर देखिए जैसे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम कांस्टेंट नहीं रखे, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाता है कि रेजिस्टेंस को दोगुना कर दिया गया और पोटेंशियल डिफरेंस को भी दोगुना कर दिया गया, तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, इसको भी दोगुना कर दिया और इसको भी दोगुना कर दिए, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि जो करंट पहले था वही करंट फिर से है। ठीक है, तो ये भी, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। तो कोई ना कोई एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगा, तभी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो मतलब है वो बनेगा। तो यहां से आपका क्या हुआ, दो कॉन्सेप्ट क्लियर है ओम्स लॉ से कि v जो है डायरेक्टिव, अगर देखिए अगर इस कॉन्सेप्ट से बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोगुना होगा तो यहाँ पर i को भी दोगुना करना पड़ेगा, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ओम्स लॉ बताया, ओम्स लॉ एक और बात बताया कि ये जो रेजिस्टेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, ओम्स लॉ का सारा हम लोग बात कर लिए, स्टेट्स मतलब उसका लैंग्वेज में क्या है उसको समझ लिए, ग्राफिकली उसको समझिए, मैथमेटिकली भी समझ लिए। मिलेंगे नए वीडियो में और उसमें हम लोग रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। ठीक है, जो मेनली हमारा रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके यूनिट के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ
रेजिस्टेंस में जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।